हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपकी यूएनओ जो बुक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी का आपका ये सेकंड लेसन है जिसका नाम महासभा है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि महासभा क्या होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती है और वह किस प्रकार से कार्य करती है। और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महासभा के बारे में लिखिए, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, उसके कार्य क्या होते हैं, ये सब उसमें बताना पड़ता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, महासभा, हम पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। तो बता रहे हैं कि पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, उसमें से सबसे प्रधान तथा लोकप्रिय अंग कौन सा होता है। महासभा होती है कि सबसे प्रधान भी होता है उच्च दर्जे का और सबसे लोकप्रिय भी होता है। बुरे सभी जो सदस्य होते हैं, जैसे कि आज के समय में सदस्य 193 हैं, परंतु इससे थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो सभी जो सदस्य होते हैं वो इसके प्रतिनिधित्व होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई से भी देश का हो, उसको वोट, अपना एक वोट डालने का अधिकार होता है, वो अपना एक वोट देता है। बुरे जिसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, इसके जो मुद्दे होते हैं उनमें वो 2/3 बहुमत से ही, मतलब कि बहुमत देते हैं ना। जिसकी वोट डालने का जब अधिकार होता है, तो आपको पता है कोई भी बिल पास होना हो, कोई भी चीज़ पास होनी हो, लागू होनी हो, तो 2/3 बहुमत से होती है। तो वो इसमें बताया गया है कि जिसकी शांति, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार जैसे मुद्दे जो होते हैं, इसमें 2/3 बहुमत से वो चीज़ें लागू होती हैं। तो ये जो प्रतिनिधित्व हैं, जो सदस्य हैं, ये अपना एक वोट या प्रतिनिधि देते हैं। बुरे अब जो अन्य मामले जो होते हैं उसमें साधारण बहुमत से निर्णय हो जाते हैं, मतलब कि मत लेते हैं, खाली आपके निर्णय क्या है, आपकी सोच विचार क्या है, उससे ही बहुमत मतलब मान लिया जाता है और उसको औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाता है। मतलब कि अब जिसकी मत जो वोट देते हैं वो अब ज़्यादा नहीं करते, अब खाली सामान्य आपकी बातचीत होती है, उन पर बहस होती है या जो भी है आम सहमति होती है और निर्णय ले लिए जाते हैं। तो ये आपकी प्रस्तावना में रखेंगे हम, ठीक है। आप इसको भूमिका भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा संरचना। इसमें हम जानेंगे कि संरचना क्या होती है। बुरे अध्ययन 4 अनुच्छेद 9 में महासभा संरचना का विषय का वर्णन किया गया। अगर आप अध्ययन 4 में जाएंगे उसके अनुच्छेद 9 में, तो महासभा की संरचना के बारे में बताया गया है। बुरे इसके अनुसार जो संघ के सभी सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय महासभा के भी सदस्य होते हैं। बुरे इसी प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्रीय संघ एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें कि संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। बुरे जो प्रत्येक सदस्य होते हैं, जो भी राष्ट्रीय होते हैं, वो प्रतिनिधित्व देते हैं, मतलब प्रतिनिधित्व और 4 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजते हैं। मतलब कि एक तो प्रतिनिधि जो मेन होता है वो ही देते हैं, परंतु 4 वैकल्पिक अपने प्रतिनिधित्व जो होते हैं, अपने वहाँ के नेता या जो भी, वो भेजते हैं। फिर बोल रहा परंतु वह मत एक ही देते हैं, है ना। जैसे कि ये नहीं है कि आप 5 लोगों को भेजो तो 5 लोग अपना वोट देंगे, मत देंगे, नहीं, एक ही लोग देते हैं। बुरे प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधि मंडल, जिसकी प्रतिनिधि मंडल में 5 प्रतिनिधि होते हैं और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि होते हैं। और उसके अलावा सलाहकार भी होते हैं, विशेषज्ञ भी होते हैं, जैसे उनको ठीक लगे, जैसे उनकी अनुसार, मतलब कि जो आवश्यकता हो वो उतने उसको रख लेते हैं। बुरे प्रतिनिधियों की नियुक्ति कौन करता है, उनकी सरकार ही करती है। जैसे कि समझ लीजिए देश से, हमारे भारत से कोई यूएनओ में जाएगा तो उसका सिलेक्शन कौन करेगा, कौन निर्णय लेगा कि किसको भेजें, तो हमारी सरकार ही निर्णय लेती है कि किसको भेजना चाहिए। बुरे उनकी योग्यता और शर्तें क्या होनी चाहिए, ये भी उसी सरकार, उसी देश की सरकार लेती है कि कैसी योग्यता वाले इंसान को वहाँ भेजना चाहिए, ठीक है, कैसे व्यक्ति को वहाँ भेजना चाहिए, उसकी योग्यता, शर्तें, वो सब उसी की सरकार देखती है। बुरे प्रतिनिधि मंडल अपने देश के प्रधान या विदेश मंत्री के प्रमाण ग्रहण करते हैं। बुरे की प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की जो सूची होती है, उनके जो प्रमाण पत्र होते हैं, वो महासभा के अधिवेशन जो स्टार्ट होता है उससे पहले ही जो महासचिव होता है उसके पास भेज दिया जाता है। महासभा के अंदर जो महासचिव होता है, हेड होता है, उसके पास भेज दिया जाता है जब भी अधिवेशन स्टार्ट होता है उससे पहले। फिर बुरे जो महासभा के जो प्रमाण पत्र, प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र की जांच करते हैं, जो वहाँ की समितियाँ हैं महासभा की, वो क्या करती है, प्रमाण पत्र की फिर जांच करती है कि वे ठीक है नहीं है, किस प्रकार से है।
बोल रहे हैं कि धारा 19 में ये भी कहा गया है कि जिसकी कोई देश है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई सदस्य है, वह अपना वित्तीय अनुदान नहीं अदा कर रखा, मतलब कि जो उसके पास पैसों से रिलेटेड कोई भी अनुदान है जो उसने अदा नहीं कर रखा, तो उसको वोट देने का भी अधिकार नहीं होगा। परंतु फिर ये एक और चीज़ बोलते हैं कि जैसे कि उनको पता चले कि वो जो सदस्य है जो वित्तीय अनुदान नहीं कर पाया, पैसे नहीं दे पाया, अगर वह चंदे जो इकट्ठा करते हैं, चंदे का भी भुगतान करने में असमर्थ है, मतलब कि चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदे का भी भुगतान नहीं कर पाता, तो फिर उसको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। उसको फिर पता चलता है ना कि वो बिल्कुल असमर्थ है, दे ही नहीं सकता पैसे, वो बहुत गरीब देश है, तो फिर ये उसको अधिकार दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे महासभा के कार्य कि महासभा के कार्य किस प्रकार हैं। बोले महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख तथा एक प्रभावशाली अंग है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें महासभा को एक प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, महासभा जो अंग है उसको एक प्रथम स्थान, सबसे अच्छा स्थान दिया गया है। बोले इसके जो अधिकार होते हैं वो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी व्यापक हैं, बहुत ज़्यादा है। बुरे सुविधा के अनुसार है ना, महासभा के जो कार्य अधिकार है उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांध रखा है, अलग अलग विभाजित कर रखा है। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर राजनीतिक कार्य, मतलब कि अब महासभा के अंदर उसके राजनीतिक कार्य क्या है। बुरे कि राजनीतिक कार्य में बताया गया कि जिन्होंने देखिए इनों की स्थापना की है, जो निर्माता हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उनका एक उद्देश्य ये था कि ऐसी संस्था का निर्माण करें जो हर एक विषय पे क्या कर सके, विचार कर सके, हर एक विषय पे बातचीत कर सके। बोले अगर आप चार्टर 10 में देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि महासभा जो है वो विचार विमर्श कर सकते हैं, सामान्य अधिकार प्रदान कर सकती है। ठीक है, किसी भी विचार विमर्श कर सकती है। बोले शांति और व्यवस्था के मामलों में जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो तो सुरक्षा परिषद को दी गई है, परंतु ये बोल रहे कि जो महासभा है वह उसका यह भी अधिकार है कि वह शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संयोग कर सकती है और इस सिद्धांत पे विचार भी कर सकती है। जैसे कि सुरक्षा परिषद के पास है शक्तियाँ तो है ना कि शांति की स्थापना करना, परंतु जो महासभा है वो भी इस पे विचार कर सकती है, अपने विचार को रख सकती है, संयोग कर सकती है। बुरे अनुच्छेद 11 में दिया गया है ये कि महासभा जो है वो शांति के ऊपर या सुरक्षा के ऊपर विचार विमर्श कर सकती है। और बोरे ये निशस्त्रीकरण और शस्त्रों पर भी नियंत्रण के विचार कर सकती हैं। बोरे इस सिद्धांत पे क्या कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य या सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों से ही सिफारिश भी कर सकती है। बोरे ये जो सुरक्षा परिषद है उसका ध्यान उस परिस्थितियों की तरफ आकर्षित कर सकती है जहाँ पे सुरक्षा व शांति खतरे में हो, ऐसी संभावना लगेगी ना उसकी कि हाँ ये खतरे में है शांति और सुरक्षा, तो जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद जो होती है उनका ध्यान वहाँ पे आकर्षित कर सकती है। पूरे 1950 में क्या हुआ, एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कि जो महासभा उसके अधिकारों को बढ़ाने की चेष्टा की गई है। ये प्रस्ताव इसलिए रखा गया ताकि शांति या कोई खतरा हो, शांति भंग हो या शांति पे कोई खतरा हो या कोई आक्रमण हो, तो जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब एक मत नहीं बनता तो महासभा जो है वो अपना निर्णय ले सकती है, वो कोई बात मतलब कि विचार विमर्श कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सुरक्षा परिषद में कई बार क्या मोस्टली ऐसा होता है कि सुरक्षा परिषद में वहाँ उनों का एक मत नहीं होता है ना, जो पांचों देश है उनों का एक मत नहीं हो पाता है, तो महासभा को वहाँ पे निर्णय लेना होता है। तो बोल रहे कि जैसे कि सुरक्षा परिषद असफल हो जाए तो महासभा तुरंत ही उस पर वाद विवाद कर सकती है और एक समूह का गठन कर सकती है, ठीक है, और सिफारिश कर सकती है उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षणात्मक कार्य। निरीक्षणात्मक कार्य, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसके क्या कार्य हैं। बुरे महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की केंद्र संस्था है, इसलिए उसके कुछ निरीक्षणात्मक कार्य भी हैं। बुरे जैसे कि महासभा का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है या फिर अन्य विभागों से क्या करती है, रिपोर्ट प्राप्त करती है, उस पर विचार करती है और अपना मत जो है वो प्रकट करती है। पूरे चार्टर 15 में अगर जाएंगे, चार्टर के 15वें अनुच्छेद में जो महासभा है उसको दूसरे जो अंग होते हैं उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करने का या फिर उन पे विचार करने का भी अधिकार है। और अगर आप अनुच्छेद 15 और 24 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को महासभा के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश करने का भी अधिकार है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो अपना दे, ठीक है। और बता रहे हैं आगे, और सुरक्षा परिषद की जो साल भर की कार्यवाही होती है उसका विवरण होता है इसमें।
बुरे की चार्टर अगर आप अनुच्छेद 13 में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य इन सबसे रिलेटेड जो क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए महासभा क्या करती है, प्रारंभिक अध्ययन व्याख्या कर सकती है। मतलब कि इन सबको सहयोग देने के लिए वह व्याख्या करती है। आगे हम पढ़ेंगे वित्तीय कार्य कि उसके वित्तीय कार्य क्या हैं। बुरे की संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है कि जो वित्तीय कार्य हैं वो महासभा को दिए गए हैं। बुरा अनुच्छेद 11 में अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है उस पर विचार करना, स्वीकृति देना वो महासभा का दायित्व है। इसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है उसका जो संचालन होता है पूरा वो महासभा के हाथों में है। बुरे के जो बजट होता है उसको स्वीकार करती है और जो सदस्य राज्य उसमें उसका बंटवारा कर देती है, उसके द्वारा बंटवारा कर सकती है। बुरे की संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी अंग है, प्रत्येक जो भी अंग अलग अलग हैं वो अपने जो भी खर्च है उसका ब्यौरा महासभा के आगे पेश करते हैं। और बोरिए की वो जो भी है महासभा वो उस पर विचार करती है, फिर निश्चित करती है कि ठीक है कि इन्हों को कितना खर्चा मिलना चाहिए, है ना। पहले तो वो अपना ब्यौरा देते हैं कि इतना इतना खर्चा है जो भी है, फिर वो उस पर विचार करते हैं कि हाँ इन्हों को इतना पैसा देना चाहिए, इतना नहीं देना चाहिए, वित्तीय सहायता। बुरे जो संघ का बजट है पहले सचिवालय के पास जाता है, वहाँ तैयार होता है, फिर महासचिवालय जो होता है वहाँ उन्हें भी स्वीकृति मिलती है, फिर उसके बाद वहाँ महासभा में जाता है और वो जहाँ प्रशासन तथा बजट के सलाहकार समिति होती है वहाँ विचार विमर्श किया जाता है। बुरे वहाँ पे क्या होता है कि विस्तार से उस पर विचार विमर्श करा जाता है, प्रत्येक जो कार्यक्रम होता है उस पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे संगठनात्मक कार्य की संगठनात्मक कार्य कि इसमें किस प्रकार से इसके कार्य हैं। और इसमें जो महासभा है वो दोहरी निर्वाचन संबंधित अधिकारों का प्रयोग करती है, जैसे कि जिसकी सुरक्षा परिषद के जो सभापति नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करती है, जिसके जो नए सदस्य आते हैं उनको सदस्यता प्रदान करती है। बुरे परंतु वो जो अनुमति है वो तब तक संभव नहीं है जब तक सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो समर्थन मतलब कि उनका समर्थन प्राप्त ना हो, जिसकी महासभा तो सदस्यता प्रदान करती है परंतु सुरक्षा परिषद से भी उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। फिर अगर चार्टर या फिर जो भी उसके नियम होते हैं उसकी कोई भी अवहेलना करता है कोई भी सदस्य, तो इस सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर उस सदस्य को निष्कासित कर सकती है, फिर उसको वहाँ से हटा सकती है। बोला कि अगर ऐसा कोई भी देश है, अगर आप अनुच्छेद 5 में देखेंगे तो उसमें बताया अगर ऐसा कोई भी देश है जिस पे कोई भी बाध्यकारी कदम उठाया गया है, मतलब कि कोई भी विरुद्ध में कदम उठाया है क्योंकि उसने कुछ अगर ऐसा काम किया हो, युद्ध किया हो या कुछ खराब काम किया हो, तो उसमें क्या करते हैं कि सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा उसको उस वाले पद से वंचित किया जा सकता है, मतलब कि सदस्यता से वंचित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। बुरे की जो सुरक्षा परिषद है वो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसको सभा के 2/3 मतों से मतलब कि उनको सदस्यता प्रदान कर देती है। बुरे कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन करने का अधिकार महासभा को शांति सुरक्षा के कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, जिसकी महासभा जो है उसमें कैसे शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है, कैसे जिसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं, उस तरीके से उसकी सहायता करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संशोधन संबंधित कार्य कि कैसे महासभा उसमें संशोधन कर सकती है। पूरे अनुच्छेद अगर 108 में आप देखेंगे तो उसके संशोधन संबंधित कार्य दिए गए हैं। बुरे की जो महासभा और सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर मतलब कि कोई भी संशोधन कर सकती है या फिर जो है सम्मेलन उसको भी बुलाने का उसको अधिकार है। चार्टर पे विचार कर सकती है, मतलब कि संशोधन या फिर चार्टर पे विचार कर सकती है। बुरे कि जो भी सम्मेलन द्वारा संशोधन होता है वो 2/3 सदस्यों मतलब 2/3 बहुमत से होता है, जो भी सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत से होता है और फिर वह लागू हो जाता है। पूरे महासभा को जो 2/3 बहुमत में चार्टर में संशोधन करने की भी सिफारिश करने का अधिकार है, मतलब कि वह 2/3 जो बहुमत होते हैं उसमें भी संशोधन करने की संशोधन कर सकती है अगर सिफारिश के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे विविध कार्य। पूरे जो भी हमने ऊपर कार्य पढ़े हैं उसके अलावा महासभा के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार लाने के लिए वह अनेक प्रकार के अनुशासन कर सकती है। पूरे की जिसकी जो राज्य की वर्तमान सीमाओं में भी परिवर्तन करने के अनुशासन महासभा के कार्यक्रम कार्य क्षेत्र में अंतर्गत है, मतलब कि जो भी परिवर्तन करती है सीमाओं में वो भी उसके अंतर्गत आते हैं कार्य भी। बुरे महासभा के अन्य कार्य जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये सब है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे शांति के लिए एक प्रस्ताव 1950।
बुरे जिसकी महासभा के पास इतनी सारी शक्तियाँ, कार्य, ये सब हैं, परंतु वह तब भी बहुत सीमित प्रभाव डाल सकती है क्योंकि वह कोई संसद नहीं है। मतलब कि उसके पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं, कितने सारे कार्य हैं, उन सब का विस्तार करती है, परंतु वह कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले सकती है खुद से, क्योंकि वह कोई संसद के रूप में कार्य नहीं करती। बुरे वह अपने निर्णय को मनवाने के लिए किसी भी सदस्य को बाध्य नहीं कर सकती कि तुम्हें यह निर्णय मानना ही है, ये मेरा आदेश मानना ही है, तो किसी को बाध्य। बुरे नवंबर 1950 में एक शांति के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कि महासभा के कुछ अर्थ में सुरक्षा परिषद से भी बढ़ाया गया। मतलब कि महासभा का जो महत्व है वो कुछ बढ़ाया गया जब 1950 में एक शांति का प्रस्ताव हुआ था, क्योंकि पहले तो उसकी शक्तियाँ और भी कम थी, परंतु 1950 के बाद कुछ उसकी शक्तियाँ जो बढ़ गई हैं। बोले ये जो प्रस्ताव है ये कोरिया युद्ध जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि से पारित किया गया। मतलब कोरिया युद्ध हुआ था पहले जो, उसके बाद ये पारित हुआ। बोले कि जून में क्या हुआ था, 1950 में जो रूस है उसके समर्थन में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पे आक्रमण कर दिया। फिर बोलते कि साम्यवादी जो चीन है उसने उत्तरी कोरिया की मदद की। इसी प्रकार से जो साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर तत्कालीन सोवियत संघ रूस सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर दिया था। मतलब कि जो ये युद्ध हुआ था इसमें जो सोवियत संघ है उसने अपना बहिष्कार कर दिया था सुरक्षा परिषद के सदस्यता से। बोले कि इस प्रस्ताव के अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो क्या हुआ था कि एक उसके निरीक्षण के लिए कि किसने पहले युद्ध स्टार्ट किया उसके लिए एक 14 सदस्यों की शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना मतलब व्यवस्था की गई। फिर देखा गया कि प्रस्तावना के तीसरे भाग में संघ द्वारा सदस्य राज्यों से प्रार्थना की गई कि वह आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ के अधीन कार्यवाही करने में सेना प्रदान करें, मतलब कि अपनी सेना दें, ये भी उनसे आज्ञा की गई। बोले अब इस जो प्रस्ताव है इसकी मुख्य बातें इस प्रकार से हैं कि जो भी आपको मैंने प्रस्ताव बताया 1950 में जो हुआ था लागू, उसके बारे में बता रहे हैं अभी। देखिए बोल रहे कि जिसकी सुरक्षा परिषद है उसके जो निषेध अधिकार होते हैं उसमें अगर कोई भी गतिरोध आ जाता है, मतलब कि उन्होंने कोई भी एक निर्णय नहीं लिया जाता, तो क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जो भी संघ के जो सदस्य होते हैं उनका अगर बहुमत हो तो 24 घंटे के अंदर सचिवालय तथा महासभा का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। मतलब कि जो सचिवालय महासभा है वो एक विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं, और वो भी कब बुला सकते हैं जब सुरक्षा परिषद में कोई एक निर्णय ना बन रहा हो और जो उसके सदस्य हैं जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो अगर उन्हों की सिफारिश हो, मतलब भी वो अगर कहें तो फिर वो ऐसा कर सकती हैं। बुरे जो महासभा है वो इस प्रश्न पे भी विचार विमर्श कर सकती है कि किस देश ने या किस राष्ट्र ने आक्रमण किया है। बुरे सामूहिक सुरक्षा जो होती है उसके लिए भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। अगर आक्रमण है तो सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। ये तो हमने पढ़ लिया उसके। अब हम पढ़ेंगे महासभा की शक्तियाँ। बोले कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माताएं थे उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि जो सुरक्षा परिषद है वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रधान कार्यकारी अंग होगा, ठीक है, परंतु जो महासभा है वह एक वाद विवाद के मंच के रूप में कार्य करेगी, जिसकी वाद विवाद को सॉल्व करती है, विचार कर सकती है, उसके रूप में कार्य करेगी। तो इसलिए जो सुरक्षा परिषद है उसको भारी शक्ति प्रदान की गई, और जबकि महासभा उसको केवल सिफारिशों करने की अधिकार दिया गया, मतलब वो सिफारिश कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रभावशाली सार्वजनिक मंच की इसमें क्या क्या दिया गया है। बोले जो सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य है वो महासभा के भी सदस्य हैं। पूरे इसी प्रकार से यह एक प्रभावशाली सार्वजनिक मंच भी है। बोले जो महासभा है वो विचार विमर्श में विश्व जनमत की अभिव्यक्ति करती है, क्योंकि वो अभिव्यक्त करती है अपने विचार विमर्श को, जो भी जनमत है पूरा विश्व में उसमें अभिव्यक्त करती है चीज़ों को। अब पढ़ेंगे हम सुरक्षा परिषद के प्रभाव की कमी, कि किस प्रकार से सुरक्षा परिषद के प्रभाव की कमी हुई है। बोले कि सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि वो अपना वीटो पावर, अपने निषेध अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, तो उनकी जो भी स्थिति है वो पहले की तरह सम्मान अथवा लाभकारी या प्रभावकारी नहीं है। बोले कि जो सदस्य राज्य हैं वो विश्व जनमत को अपने पक्ष में लेने के लिए महासभा को अधिक उपयोगी मानते हैं, है ना, उसको ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं, मतलब कि उन्हों को लगता है कि ये हमारे साथ देगी, है ना, महासभा। परंतु जो सुरक्षा परिषद है अब उसका प्रभाव जो हल्का कम हो गया है पहले से, क्योंकि वो अपने जो वीटो पावर है उसका गलत यूज़ करती है, ठीक है, उसको सही से यूज़ नहीं करती और बार बार उसको यूज़ करती है अपने स्वार्थ के लिए। बोले संघ के अगला पॉइंट है संघ के सदस्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि।
बोले जैसे कि संघ जो सदस्य हैं उनकी संख्या में जैसे वृद्धि हुई है महासभा में, जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों में जैसे जैसे वृद्धि हुई है, वैसे ही महासभा का जो प्रभाव है उसमें भी वृद्धि होती गई है। पूरे प्रारंभ में जहाँ पे सदस्य खाली 51 थे, परंतु वर्तमान में लगभग 192 हैं और उससे ज़्यादा ही हैं। बुरे अफ्रो एशियाई देशों का संघ से बहुमत, ये पढ़ते हैं। बुरे जो नव स्वतंत्र एशियाई देशों का अब संघ में बहुमत हो गया, मतलब ये उसका बहुमत कैसे हुआ, जैसे कि देखिए बुरे जैसे कि उनके देश में आर्थिक सामाजिक दृष्टि से वह बहुत कमज़ोर है, परंतु वह अपनी संख्या के बल पर महासभा शक्तियों के विरुद्ध अपने पक्ष को मतलब कि एक उस दृढ़तापूर्व से रखने की स्थिति में आ गए हैं। मतलब कि उनकी शक्तियाँ तो बहुत कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से बिछड़े हैं, परंतु उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो अपने किसी भी बात को अपने रख सकते हैं। ठीक है, महासभा मतलब कि इनों के विरुद्ध में भी अपने उसको रख सकते हैं। अब बता रहे विश्व जनमत का प्रतीक। बुरे जो महासभा है वो विश्व जनमत के प्रतीक के रूप में उभरी है, मतलब कि जो विश्व का जनमत, जैसे कि आप समझिए जो भी सदस्य राज्य हैं उनका वह एक प्रतीक के रूप में है। बुरे शक्ति के लिए एक प्रस्ताव। बुरे जब 1950 में शांति के लिए एक प्रस्ताव जब पास हुआ तो महासभा की जो शक्तियाँ उसमें बहुत से वृद्धियाँ हुई हैं, जैसे कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पे भी विचार करने का उसको अब अधिकार है कि वो उस पर विचार कर सकती है। आगे अगला पॉइंट है आपातकालीन सेना की नियुक्ति करना। देखिए इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, परंतु मैं इसको बता देती हूँ इस पॉइंट का। जो आपातकालीन सेना की नियुक्ति करना, जैसे कि आप अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है, कहीं पे युद्ध हो जाता है, कहीं आक्रमण है, तो वो सेना की नियुक्ति कर सकती है ना। वो किसी भी राज्य जो देश हैं उनसे निवेदन या सिफारिश या अपना आदेश दे सकती है और वो अपनी सेना को भेजेंगे। तो ये है इसमें। तो देखिए जो भी है, मैंने आज ये पॉइंट, हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है और इसमें मैंने आपको इतने सारे पॉइंट लिखवाए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें भी पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको पॉइंट को लिख सके, पॉइंट को आपको याद रहे, फिर उसको आप एक्सप्लेन कर सके, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में, और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा सब करते तो फिर मैं इससे प्रोत्साहित होती हूँ, जिससे कि मेरे को अच्छा लगता है और फिर मैं और इससे जल्दी वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी टॉपिक चाहिए, किसी और भी बुक से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।